हेलो फ्रेंड, लर्न इंडिया हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, हम सबको ऐसा लगता है कि इंग्लिश बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ज़रूरत है तो इस सब्जेक्ट को समझने मात्र की, और फिर समझने के बाद देखिए कि इंग्लिश आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे घुल मिल जाएगा कि आपकी अपनी भाषा हो, और इतना सरल हो जाएगा कि आप इसको रोज़ यूज़ कर सकते हैं। बस सही तरीके से इसे समझने के लिए आपको मेरी वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना है, और फिर देखिए इंग्लिश का कमाल कि आप क्या से क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को प्रोनाउन के बारे में पढ़ाऊंगी। प्रोनाउन का सामान्य अर्थ है संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाला शब्द। यह शब्द जो है वो दो भागों में मिलकर बना है। फर्स्ट है प्रो, दूसरा है नाउन, अर्थात नाउन की जगह पे प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। तो इसको सबसे पहले हम इसकी परिभाषा से समझते हैं अच्छी तरह से। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो नाउन की जगह प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमारा प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा नीचे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अंजू इज़ अ गुड गर्ल। तो यहाँ पे जो ये अंजू है, अंजू की जगह हम सी का उपयोग करेंगे। सी का उपयोग क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक लड़की है, स्त्रीलिंग है, इसलिए हम यहाँ पे शी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। वैसे ही हम दूसरे लाइन में लेते हैं। अंजू। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अंजू की जगह सी का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा प्रोनाउन का उपयोग यहाँ पे होता है। ऐसे ही हम सेकेंड लाइन लेते हैं। अंजू स्टडीज इन 10th क्लास। वैसे ही अंजू कुक्स वेरी गुड फूड। वैसे ही अंजू सिंग्स अ सॉन्ग। तो बार बार हम इस शब्द का, अंजू शब्द का प्रयोग ना करके उसकी जगह पे हम सी का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा प्रोनाउन दर्शाता है और प्रोनाउन समझ में आता है। अब हमें प्रोनाउन का उपयोग समझ में आ गया, तो हम इसके प्रकार पे आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो कितने टाइप ऑफ प्रोनाउन हैं? तो 9 टाइप ऑफ प्रोनाउन इन देयर। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड है पॉसेसिव प्रोनाउन, थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ है इन्फेटिक प्रोनाउन, फिफ्थ है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 7 है रिलेटिव प्रोनाउन, 8 है इंडिफिनिट प्रोनाउन और 9 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इन सब के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे एक एक करके। दोस्तों, सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इन्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं हम हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इनका दो तरह से उपयोग होता है, सब्जेक्ट केस में और ऑब्जेक्ट केस में। तो इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे सब्जेक्ट केस है तो हम आई का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट केस है तो मी का प्रयोग करते हैं। वैसे ही हम सब्जेक्ट केस में यू का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट केस में भी यू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी तरह से वी का प्रयोग सब्जेक्ट केस में होता है, और अस का प्रयोग ऑब्जेक्ट केस में होता है। दे का प्रयोग सब्जेक्ट केस में होता है, और देम का प्रयोग ऑब्जेक्ट केस में होता है। ऐसे ही के लिए भी ही हमारा सब्जेक्ट केस में प्रयुक्त होता है, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट केस में प्रयुक्त होता है। सी हमारा सब्जेक्ट केस में प्रयुक्त होता है, और हर उसका ऑब्जेक्ट में होता है। इट का दोनों में सेम सेम रहेगा, यह भी यू की तरह नहीं बदलता और दोनों में सेम सेम प्रयुक्त होता है।
आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि ये दोनों कर्ता होते हैं, बोलने वाले होते हैं। जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं, मैं बोलती हूँ, या वी बोलते हैं, हम सब मिलकर बोलते हैं, इसलिए ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। और यू हमारा सुनने वाला होता है, इसलिए ये हमारा सेकंड पर्सन होता है। ये हमारा सेकंड पर्सन होता है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। और बाकी सब दे से लेके इट तक के हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, दे, ही, सी, इट ये हमारे थर्ड पर्सन है। दोस्तों, सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को समझ लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के टू पार्ट सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में उपयोग होते हैं, तो इनको हम एग्जाम्पल के द्वारा नीचे समझते हैं। आइए देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इट इज़ देयर, यह वहाँ है। यहाँ पे यह, इसके बारे में बात हो रही है, तो इट जो है वो सब्जेक्ट है। क्या है हमारा? इट जो है वो सब्जेक्ट है। और इसी का हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिया है, आई हैव डन इट। तो ये जो हमारा आई है, मैंने यह कर दिया है, ये जो हमारा आई है यह मैंने है, जिसके लिए हमने आई प्रयुक्त किया है, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो क्या इट भी सब्जेक्ट होगा? नहीं, इट हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट नहीं होगा। आई हमारा सब्जेक्ट हो चुका, इसलिए हमारा इट जो है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आई हमारा सब्जेक्ट और इट हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस और ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। इसी तरह हमने सेकेंड उदाहरण लिया है, यू आर इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पे बात किसके लिए हो रही है? हमसे आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। आप माने यू के लिए। तो यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। इसी तरह हम इसके ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। जब ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं तो क्या होता है? आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है मैं, कौन बोल रहा है? मैं। तो ये आई जो है हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। बोलने वाला क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो क्या यू को हम फिर से सब्जेक्ट कह सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हम क्या कहेंगे? यू को सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। आई हमारा सब्जेक्ट है और यू हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे यू हमारा ऑब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ भी हम दोनों का अंतर समझ सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्टिव केस और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह से हमने एक, अब देखिए हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में दो एग्जाम्पल्स देखे। इसमें इट की जगह इट का प्रयोग, इट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में और इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, वैसे ही यू यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब हम तीसरे में थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे और डिफरेंट कैसा है ये आप उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? वह के बारे में। वह माने ही के बारे में। जब ये ही है हमारा, तो ये क्या है? हमारा ये सब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट है। परंतु ही की जगह हम यहाँ पे तीसरे ऑब्जेक्टिव केस में किसका प्रयोग करते हैं वो देखिए, डिड यू सी हिम, किसका प्रयोग करते हैं हम? हिम का प्रयोग। सबसे पहले हम यहाँ पे यू जो है वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट आ गया हमारा? यू। आपने उसे देखा, तो आपने की जगह हमने यू प्रयुक्त किया है और उसे की जगह हमने, जहाँ पे हमारा ही का प्रयोग होता वहाँ पे हमने हिम का प्रयोग किया है। क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है उसमें इट की जगह इट ही आता है, ये चेंज नहीं होता। यू की जगह भी यू ही आता है, ये भी हमारा चेंज नहीं होता। परंतु ही की जगह हिम हो जाता है, ये हमने पहले ही चार्ट में देखा है। तो इसीलिए हमने यहाँ एग्जाम्पल पे ही की जगह हिम लिया है हमारे ऑब्जेक्टिव केस में। तो इस तरह से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चेंजेस होते हैं। अब हम पॉजिटिव प्रोनाउन को समझेंगे। तो इसके लिए भी हम टू पार्ट्स इसको किए हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। इसमें दोनों का प्रयोग
हम किस तरह से करेंगे पहले ये हम समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के द्वारा आगे हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है माई। आई का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजेसिव में, पर्सनल में हमारा आई था, पॉजेसिव में हमारा माई हो गया। माई यानी मेरा, आई माने मैं, तो मैं से मेरा हो गया और मेरे से माइन हो जाएगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा तो माइन हो जाएगा, और उसी का प्रयोग जब सब्जेक्ट पहले आएगा और ऑब्जेक्ट बाद में आएगा तब हमारा माइन हो जाएगा। इसी तरह से यू में यू का यू ही रहता है, और यू हमारे सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आने पे प्रयोग होगा, और ऑब्जेक्ट पहले और सब्जेक्ट बाद में आएगा तो हमारा यूअर्स हो जाएगा। इसी तरह से हमारा तीसरा है वी का अवर हो जाता है। वी यानी हम, अवर माने हमारा। तो ये हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट में अवर का प्रयोग होगा, और ऑब्जेक्ट जब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आने लगता है तब हमारा अवर्स का प्रयोग होगा। इसी तरह हमारा दे का देयर और देयर का देयर्स। तो देयर का प्रयोग कहाँ पे होगा, हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा और ऑब्जेक्ट बाद में आएगा तब हम देयर का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में फिर से आएगा तब हमारा देयर्स का प्रयोग होगा। इसी तरह से ही यानी वह, हिश माने उसका। तो उसका प्रयोग कब होगा, जब हमारा सब्जेक्ट पहले रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा बाद में रहेगा। इसी तरह से हिस का हिस ही रहता है, ये दोनों चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले रहेगा और सब्जेक्ट बाद में रहेगा, इस तरह से इसका प्रयोग होगा। इसके बाद सी है, सी का हर, सी यानी वह, जब वो लड़की है, एक स्त्रीलिंग है तब। तो यहाँ पे हर, हर माने उसका, जब हमारे साथ कोई स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रही हो तब। यहाँ पे भी हमारा वैसे ही है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह से इट का इट्स हो जाता है, और इट्स का प्रयोग भी हमारा कब होगा, जब पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा, और इसका प्रयोग इट्स ही रहेगा, दोनों चेंजेस नहीं होते हैं, परंतु ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा आगे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों अभी हम पॉसेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकारात्मक प्रोनाउन, इसका अर्थ होता है अधिकारात्मक प्रोनाउन। जब किसी वस्तु पे हम अपना अधिकार जताते हैं तो उसके लिए हम इस प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। इसको हम उदाहरण से अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये देखिए, जैसे मैंने ये पेंसिल पकड़ रखा है, इस पर अगर मैं अधिकार जताती हूँ और बोलती हूँ कि ये पेंसिल मेरी है या ये किताब मेरी है, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। आइए देखिए, यह हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, यह मेरी किताब है। तो दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे किताब पर अधिकार जताया जा रहा है मेरे द्वारा। तो ये मेरी जो है, इसके लिए हमने माई का प्रयोग किया है। तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद हमारा ये किताब जो है, जिसके लिए हम अधिकार जता रहे हैं, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जिसके द्वारा अधिकार जताया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके लिए अधिकार जताया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे माई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इसके द्वारा इस बुक पे अधिकार जताया जा रहा है, इसलिए यह जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जब हमारा पहले सब्जेक्ट आता है और बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तब हम वहाँ पे माई का प्रयोग करते हैं। और जब इसी को दूसरी तरह से बोला जाता है कि यह किताब मेरी है, मतलब पहले हम किसको ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको ले रहे हैं। फिर हम सब्जेक्ट को ले रहे हैं, जिसके द्वारा बोला जा रहा है उसको ले रहे हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट आया है, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आया है, अर्थात जो करता है वह आया है, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पे हम माई का नहीं माइन का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये बुक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हाँ, पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे बाद में हमारा सब्जेक्ट आ गया, इसलिए हम यहाँ पे माई की जगह पे माइन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, यह हमारा घर है। यहाँ पे ये जो हमारा है, ये जो है हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है, प्लस जिस
ये क्या है, हमारा घर है जिसके लिए हम अधिकार जता रहे हैं, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो उसी तरह इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हमने किया है तो यहाँ पे अवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अवर आएगा, है ना। दिस इज अवर हाउस। तो ये अवर जो है ये क्या है, हमारा अवर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और हाउस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी को हमने दूसरे उसमें लिया है। ये देखिए, यह घर हमारा है, मतलब हमने यहाँ पे घर शब्द का प्रयोग पहले किया है, जो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पहले ऑब्जेक्ट लिया है, इसलिए हम यहाँ पे आवर्स लिखेंगे, जैसा कि हमने चार्ट में देखा है पहले से कि हमारा आवर का आवर्स हो जाता है, माई का माइन हो जाता है। वैसे ही हम तीसरे उदाहरण में एक और अच्छे से और समझ लेते हैं। ये देखिए आगे, वह उसका घर है। तो यहाँ पे उसका, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और घर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, इसके लिए हमने क्या किया है, हीस लिया है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हाउस जिसके बारे में हम अधिकार जता रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट आया है, परंतु जैसे ही हमने यहाँ पे उसको चेंज किया है, वह घर उसका है, तो पहले हमने यहाँ पर फिर से घर को ले लिया है और उसका बाद में आया है, मतलब सब्जेक्ट बाद में आ रहा है और ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। इसलिए हम फिर से यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हिज जो है वो हमारा कहीं पे भी चेंजेस नहीं होता है, इसलिए दोनों सेंटेंस में हमारा हिज का प्रयोग होगा। जबकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट पहले आया है और सब्जेक्ट बाद में आया है, फिर भी चूँकि हिज को चेंज नहीं होना है, इसलिए दोनों शब्दों में हमारा हिज का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आपको पॉसेसिव या अधिकारात्मक जो प्रोनाउन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, हमने पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन को एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इन्फेटिव प्रोनाउन को समझेंगे। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन तब होता है जब उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वही इन्फेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। इन्फेटिव प्रोनाउन को हम किसी बात को जोर देकर कहते हैं, तब वहाँ पे इन्फेटिव प्रोनाउन होता है। इनके प्रोनाउंस हैं माई सेल्फ। चूँकि आई जो है ये सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे माई सेल्फ होता है। यू जो है वो हमारा सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों होता है, तो जब हम सिंगुलर पे यूज़ करते हैं तो यूअर सेल्फ होता है, और प्लूरल पे यूज़ करते हैं तो यूअर सेल्फ्स होता है। इसी तरह से वी जो है वो हमारा प्लूरल नंबर है, इसीलिए यहाँ पे आवर सेल्फ्स होता है। दे भी हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ हमारा देम सेल्फ होता है। ही और शी जो है ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए हिम सेल्फ और हर सेल्फ होता है। इट भी हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इट सेल्फ हमारा प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होता है। अब ये देखिए, हम रिफ्लेक्सिव और इन्फेटिव दोनों प्रोनाउनों को यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। तो एग्जाम्पल पे हम लिए हैं, फर्स्ट है आई सी माई सेल्फ इन द मिरर। तो यहाँ पे आई और माई सेल्फ ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दोनों एक ही हैं। वह स्वयं को आई मतलब मैं अपने आप को ही मिरर पे देखता हूँ, इसलिए यहाँ पे आई और माई सेल्फ दोनों एक ही हैं, इसलिए हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह से ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वह जो है ये सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो वह खुद से बात करता है, अपने आप से बात करता है, मतलब सब्जेक्ट भी वही है और बातें भी वो खुद से करता है, इसलिए ऑब्जेक्ट भी वही है, तो हम इसको भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो ये है आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ खुद से जाऊँगी। तो यहाँ आई भी और माई सेल्फ दोनों, ये सब्जेक्ट हमारा और ये ऑब्जेक्ट हमारा, तो दोनों सेम सेम है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब हम फोर्थ पे देखते हैं कि इसी बात को हम जोर लगाकर कैसे कहते हैं कि आई माई सेल्फ विल गो देयर, तो मैं जो है मेरे द्वारा ही वहाँ पर
जाऊंगी, ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है, क्योंकि हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि मेरे द्वारा ही वहाँ पे जाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। तो आपको अच्छे से रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों प्रोनाउन समझ में एग्जाम्पल के द्वारा आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम 5th नंबर पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझेंगे। तो हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो हैं दिस, दीज, दैट और दोस। तो ये जो दीस है और ये दीस है, इन दोनों का प्रयोग जो है वो नियर की वस्तुओं को या पास की वस्तुओं को बताने के लिए होता है, और ये जो दैट और दोस है यह हमारा दूर की वस्तुओं को बताने के लिए होता है। और नीचे हमारे चार्ट पे देखिए, मैंने लिख के आपको दिखाया है कि ये जो दिस और दैट है ये हमारे सिंगुलर नंबर पे प्रयुक्त होते हैं, और ये जो दिस और दोस हैं वो प्लूरल नंबर पे प्रयुक्त होते हैं। इनको हम एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेंसिल है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज़ माई पेंसिल, और अगर मैंने इसको दूर पे ऐसे रख दिया हुआ है तो बोलूँगी दैट इज़ माई पेंसिल। तो ये हमारा दोनों में अंतर होता है कि दिस और दैट का उपयोग। अब नीचे और एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो नीचे एग्जाम्पल पे चलते हैं और फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिस इज़ माई कार। तो जो वस्तु, ये क्या है, कार हमारा एक है और पास में रखा हुआ है, तो इसके लिए हम सिंगुलर नंबर पे दिस का प्रयोग करेंगे और पास के लिए प्रयोग करेंगे दिस इज़ माई कार के लिए। अब वही कार हमने दूर पे रख दिया है, तब क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर यहाँ पे भी है परंतु दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो दूर पे रखी हुई है। तो दैट इज़ माई कार। ठीक है, ये हमारा दिस इज़ माई कार पास में है और दूर पे है तो दैट इज़ माई कार। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल पे दिस इज़ ब्यूटीफुल, पास में रखी है कोई वस्तु, हम उसके बारे में बता रहे हैं तो दिस इज़ ब्यूटीफुल। और अगर हमने इसी को दूर पे रख दिया है तो दैट इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे भी हमारा सिंगुलर नंबर है, ये भी हमारा सिंगुलर नंबर है। अब हम प्लूरल नंबर के लिए समझते हैं दिस आर नाइस या गुड। तो यहाँ पे बहुत सारा दिस आर हैं, मतलब नाइस या गुड हैं, ये हमारा प्लूरल नंबर पे है। उसी तरह हम इसको जो लेते हैं तो दोस आर नाइस और गुड, तो वो दूर पे रखी हुई है दूर के लिए और प्लूरल नंबर पे है, इसलिए हम यहाँ पे दोस का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हम फोर्थ के एग्जाम्पल पे भी ले लेते हैं दिस आर मैंगोज। तो हमारे पास बहुत सारे आम हैं और पास में रखे हुए हैं, एक टोकरी भर के आम रखी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे दिस आर मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज हमारे पास में हैं। और अगर हम टोकरी को थोड़ा दूर में रख देते हैं तो क्या बताते हैं कि दोज आर मैंगोज, तो वो जो आम हैं वो बहुत सारे आम हमारे रखे हुए हैं, इसलिए ये हमारा प्लूरल नंबर पे प्रयुक्त होता है। तो फर्स्ट के दो एग्जाम्पल हमारे सिंगुलर नंबर थे और सेकंड के दो एग्जाम्पल हमारे प्लूरल नंबर थे। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर पे उसका यूज़। तो दोस्तों, अब हम 6 और 7 नंबर पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों को एक साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसका परिभाषा देख लेते हैं हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। तो जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन में इट इज़ इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लाउज। तो जब क्लाउज से हम किसी का संबंध दर्शाते हैं तब हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए मैंने चार्ट बनाया है इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन को आप लोग को समझाने के लिए, क्योंकि दोनों में जो वर्ड्स हैं वो सेम होते हैं परंतु इनका मीनिंग स्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन जब बनाते हैं तब हु का अर्थ होता है हमारा कौन, परंतु रिलेटिव प्रोनाउन में उसी हो का अर्थ जो और जिसने हो जाता है। वैसे ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हुम का अर्थ किसे होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन में हुम का अर्थ जिसे होता है। वैसे ही इंटरोगेटिव में हुस का अर्थ हो जाता है किसका, तो इसमें हुस का अर्थ हो जाता है जिसका। वैसे ही इसमें वाट का अर्थ हो जाता है क्या,
तो यहाँ दैट का अर्थ हो जाता है जो। और वैसे ही यहाँ पे इंट्रोगेटिव पे हमारा विच का अर्थ होता है कौन सा, और यहाँ पे विच का अर्थ हो जाता है जो या जिसने। तो इसको हम नीचे जाके और अच्छे से उदाहरण के द्वारा इंट्रोगेटिव को पहले समझ लेते हैं, फिर रिलेटिव को नेक्स्ट में समझेंगे। तो इंट्रोगेटिव को समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिया है। देखिए हमने लिया है, क्या लिया है, व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हुआ। हमने क्वेश्चन टैग लगाया है क्या हुआ। तो क्वेश्चन मार्क जब हम पूछ रहे हैं तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें हमने व्हाट का जो अर्थ है वो क्या लेंगे। अब सेकंड में भी और समझिए आगे, हु इज दिस। तो इसमें जो हुज का मतलब है वो होता है किसका, क्योंकि यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो ये हुज जो है इंट्रोगेटिव में प्रयुक्त हो गया, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा किसका। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल पे हम हु टोल्ड यू, तो यहाँ पे भी तुमसे किसने कहा या कौन बोला, उसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा के लिया है, तो ये वर्ड भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रयुक्त होगा। तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क ले रहे हैं और इसलिए इसका मीनिंग अलग हो रहा है, और जब रिलेटिव में हम इसी का प्रयोग करेंगे तो इनका मीनिंग जो है वो अलग हो जाएगा। इसको हम आगे समझेंगे। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है कि देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, माई फ्रेंड हुज लेग was fractured in an accident last month has recovered। तो मेरा वही फ्रेंड जिसका, यहाँ पे जो ये हुस है वो संबंध दर्शा रहा है कि मेरा फ्रेंड जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया था एक एक्सीडेंट में लास्ट मंथ में, वो रिकवर हो चुका है। इसके लिए हम इस हुस का प्रयोग करते हैं रिलेटिव या संबंध दर्शाने के लिए। तो इसमें संबंध दर्शा रहा है मेरा वही फ्रेंड जिसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था। तो ये जो जिसका शब्द है वह रिलेटिव प्रोनाउन है। वैसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अ ट्राइंगल whose 3 sides are equal is called an equilateral triangle। मतलब एक जो ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है जिसकी 3 साइड्स मतलब तीनों भुजाएं आर बराबर हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो अ ट्राइंगल एक त्रिभुज है जिसकी, यहाँ पे संबंध कौन दर्शा रहा है, हुश माने जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल है। तो ये जो हमारा हुश शब्द है ये हमारा दर्शाता है संबंध को, रिलेटिव प्रोनाउन को। वैसे ही थर्ड में हम शब्द को चेंज कर रहे हैं परंतु मीनिंग वही चीज है, वही एग्जाम्पल है, बस ध्यान से देखिएगा और बहुत सिंपल से समझ में आएगा। अ ट्राइंगल द 3 साइड्स ऑफ विच आर, यहाँ पे हमने हुज की जगह विच का प्रयोग किया है, जिसका मीनिंग भी वही है, सेम विच आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए ट्राइंगल द 3 साइड्स ऑफ विच मतलब एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम हुश और विच दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम 8वें नंबर पे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अनिश्चित प्रोनाउन, जो कि शब्द से ही पता चल रहा है हमको इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये इंडेफिनिट जो प्रोनाउंस है वो कौन कौन से हैं, देखिए ऑल है, एनी है, फ्यू है, मैनी है, समवन, एवरीवन, समथिंग, एवरीथिंग, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, नथिंग, ईच, एक्सेट्रा। तो इनका उपयोग किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के लिए उपयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग किस तरह से होता है वो हम एग्जाम्पल के द्वारा आगे देखेंगे। तो आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब हम देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हम फर्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं, एवरीबडी हैज़ अराइव्ड, मतलब राम आ गया, श्याम आ गया, सीता आ गई, नेहा आ गई। इस तरह से हम एक एक करके ना बोल के हम उसके लिए हम
एवरीबडी का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। वैसे ही हमने सेकेंड उदाहरण में लिया है एवरीथिंग इज रेडी। अब हम जैसे खाने के लिए बात कर रहे हैं कि सब्जी बन गया, दाल बन गया, चावल बन गया, चटनी बन गया, तो इस तरह से हम एक एक करके चीज़ों को नहीं बताते हैं, हम बोलते हैं एवरीथिंग इज रेडी। तब हम यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन हम इसको कहते हैं। वैसे ही हम अब हम थर्ड एग्जाम्पल लिए हैं बोथ आर गुड। तो राम इज़ गुड, श्याम इज़ गुड। जब हम दो व्यक्तियों का तुलना करते हैं और बताते हैं कि दोनों अच्छे हैं, तो हम दोनों के लिए जब प्रयुक्त करते हैं तो बोथ का प्रयोग करते हैं, दोनों को एक साथ बोलते हैं बोथ आर गुड। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम 90 नंबर पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कब होता है? देखिए, व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट। जब ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट मतलब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक ही कार्य को इज एक्टिंग इन द सेम वे टूवर्ड्स द अदर्स, मतलब एक दूसरे के साथ उसी कार्य को कर रहे होते हैं, तब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अमित इज प्लेइंग विथ काजल। अमित जो है वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। किसके साथ खेल रहा है? काजल के साथ। एंड काजल इज प्लेइंग विथ अमित। काजल क्या कर रही है? अमित के साथ खेल रही है। तो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो हम इसको दो बार बोल रहे हैं कि अमित काजल के साथ खेल रहा है और काजल जो है वो अमित के साथ खेल रही है। तो ऐसा ना बोल के हम दोनों को एक साथ प्रयुक्त करते हैं, तब रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। देखिए कैसा प्रयुक्त करते हैं हम। अमित एंड काजल आर प्लेइंग विथ ईच अदर। तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में ईच अदर का प्रयोग करते हैं। अब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कौन कौन से हैं ये और देख लेते हैं अच्छे से। तो ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, ईच अदर और वन अनदर। तो ईच अदर का प्रयोग हम कब करते हैं? जब दो लोगों के लिए, दो के लिए हम प्रयुक्त करते हैं फॉर टू, तब हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और वन अनदर का प्रयोग हम कब करते हैं? जब मोर देन टू, मतलब दो से अधिक लोगों के लिए जब हम बात करते हैं, तब हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है आपको ईच अदर और वन अनदर को समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ईच अदर के लिए एग्जाम्पल लेती हूँ आपके लिए। देखिए, द टू सिस्टर्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। तो ये जो दो बहनें हैं, टू सिस्टर्स हैं, वो एक दूसरे की बहुत प्रिय हैं, बहुत ही प्रिय हैं या लाडली हैं। तब हम किसका प्रयोग करते हैं? ईच अदर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कितने लोगों के लिए बात हो रही है? हमारे टू सिस्टर्स, माने दो के लिए बात हो रही है, इसलिए हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। अब सेकेंड उदाहरण में देखिए हमने क्या लिया है। दीज चिल्ड्रंस नेवर क्वेरल विथ वन अनदर। तो दीज चिल्ड्रन, दीज का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे। दीज चिल्ड्रन नेवर क्वेरल मतलब कभी नहीं झगड़ते हैं वो एक दूसरे से। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर का, क्योंकि यहाँ पे हम एक से अधिक बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। और इसका प्रयोग हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग कब करते हैं? जब दोनों के द्वारा किया गया कार्य या क्रिया जो है वो सेम हो। अगर क्रियाएं सेम नहीं होंगी तो हम इस प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको अच्छे से पूरा प्रोनाउन समझ में आ गया होगा और आप नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करेंगे और सक्सेस को गेन करेंगे। तो दोस्तों, यहीं पे हम प्रोनाउन का स्टडी कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो में कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ आप सबसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।